नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी जैसे विभिन्न परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए अध्ययन करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 7 में लगी हुई कहानी राजा निर्वंशय कहानी। यह कहानी कमलेश्वर द्वारा लिखित कहानी है जो एक राजा के निर्वंश मतलब एक प्रकार से उनकी जो संतान नहीं रहती है उसके विषय पर इसका चर्चा की गई है। साथ ही यह दिखाता है कि कहीं न कहीं विश्वास उठता चला जा रहा है समाज में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का मुख्य विषय राजा निर्वंशय कहानी। राजा निर्वंशनीय एक राजा थे जो निर्वंशीय सिंपल सा अर्थ है मतलब जिसका संतान ना हो। माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गैरों पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते थे। ठीक है, उत्सुक से बैठ जाते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता। उसी चौकी पर मिट्टी की 6 गोरे रखी जाती, जिनमें से ऊपर वाली के बिंदियां और सिंदूर लगता। बाकी 5 नीचे देवी पूजा ग्रहण करती रहती। एक और दीपक की बाती स्थिर से जलती रहती और मंगल घट रखा रहता, जिस पर रोली से सतिया बनाया जाता। सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभरी आती, मतलब उभर का आता। मतलब वो जो कहानी सुनाया जाता था उसको सुनने के लिए सब बेतुक या बेहुल मतलब उत्सुकता से सुनने के लिए तैयार रहते हैं। एक राजा निर्वंशय थे। अच्छा, इसको बार बार रिपीट किया गया है। अब हम लोग देखते हैं आगे। कहता है, मेरे सामने मेरे ख्यालों का एक राजा था, राज जगपति। क्या नाम है? जगपति। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तब जगपति से मेरी दांत काटी दोस्ती थी, मतलब बचपन की। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते, दोनों एक दूसरे से के घर में रहते थे, इसलिए बराबरी की निभती थी। मतलब दोनों एक दूसरे अपने घर में आते जाते रहते थे। मैंने मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया था और जगपति कस्बे के ही वकील के यहाँ मुरहरी था। ठीक है, जिस साल जगपति मुरहरी हुआ, मतलब जिसमें वो काम मिला उनको, उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई। पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बनाना देना चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये लोग आपस में बात किया था कि कुछ ऐसा हरकत इन्होंने किया था। ब्याह हो जाएगा और 7वीं भंवार तब पढ़ेगी जब पहली विदा की शायद होगी, और तभी लड़की अपनी ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मेटे, मतलब कौन जाने। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, चाहे कानी लूली से हो, पर लड़की अब उस घर से नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक ठाक हो गया। लड़के वालों ने माफ़ी मांग ली और जगपति की पत्नी अपनी ससुराल से आ गई। मतलब जो उन्होंने लोगों ने जो नियम या फिर एक ढोंग किया था उस चीज़ को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ा दिया। कहते हैं, जगपति को जैसा सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बलाइयाँ लेकर घर की सब चाबियाँ सौंप दी। मतलब लीजिए बहू, अब घर संभालिए। गृहस्थी का ढंग बार समझा दिया गया। जगपति की माँ न जाने कब से आस लगाए बैठी थी। उन्होंने आराम की सांस ली। मतलब जो काम करते करते थक जाते हैं या बूढ़ी हो जाती है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर रहता है कि अब जिम्मेदारी बच्चों को सौंप दे और अपना काम धाम संभाले, घर गृहस्थी संभाले और अपना पता पोती बच्चों के साथ खेले, ये उनका विश्वास रहता है। पूजा पाठ में समय काटने लगे।
दोपहरियाँ दूसरे घरों के आंगन में बीतने लगी, मतलब बातचीत। पर सांस का रोग था। क्या था? सांस का रोग था। उन्हें एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया था, बेटा, जगपति बड़े लाड़ प्यार का पाला था। मतलब ये जो चंदा है ना, उसकी पत्नी है। किसका? जगपति का। इम्पोर्टेंट बात है। कहते हैं जगपति बड़े लाड़ प्यार का पाला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इसके छोटे छोटे हट को पूरी करती रही। अब तुम ध्यान रखना। फिर रुककर उन्होंने कहा था, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है, मतलब खटकने लगा है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की, जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, तुम्हार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना नाक कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ, उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दे। अब बेटा इस घर की लाज तुम्हारी लाज इस घर को बचाना है। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला कहते कि माँ की आंखों में आंसू आ जाए, और वे जगपति की देखभाल में उसे सौंपकर सदा के लिए मौन हो गई थी, मतलब देहांत हो गया था। एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी वे गोद भी न खिला सकी। मतलब उनका शादी का 4 वर्ष बीत चुका था, फिर भी कोई संतान ना हुई थी। और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ जैसा उदारता बिखरी रहती, अपनापा बरसाता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में यह शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडलियों की खनक उसके कानों में बस गई थी। हर दरवाजे की चरमराहट पहचान बन गई थी। एक रोज राजा आखेट हो गए। माँ सुनाती थी, राजा आखेट हो जाते थे तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे, पर उसका दफा जब गए तो 7वां दिन निकल गया पर राजा नहीं लौटे। कहने का मतलब है राजा आखेट को गए। आखेट का मतलब होता है शिकार में, और वे कुछ दिनों के बाद वापस आ जाते थे। मतलब 7वां दिन हो गया फिर भी राजा नहीं आए। राजा को बड़ी चिंता हुई, रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री के साथ लेकर खोज में निकल पड़ी। कहाँ? जंगल में। यहाँ पर दोस्तों 2 कथा साथ में लेकर चल रही है, और एक की जगपति और चंदा, और राजा और रानी, दोनों का एक ही जैसा कहानी है, लेकिन 2 समांतर कथा लेकर चलती है। क्वेश्चन में यहाँ पूछा भी गया है कि कौन सी ऐसी कहानी है जो 2 कथा समांतर लेकर चलती है, तो है आंसर में राजा निर्वंशिया। कहा था इसमें इसी बीच जगपति रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। देखिए दोनों को मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके दूर रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। इम्पोर्टेंट पात्र है दयाराम। कह गया था कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा, पर छठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर पर डाका पड़ गया। डाकू किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी थी कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट कर दिया, मतलब वहीं पर लूट खसोट हो गया, और जितना भी उन लोग का सोना चांदी था सभी लूट के ले गए। आखिर पुश्तैनी जमीन की एकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, और उसी रात डाका पड़ा। जवान आदमी भला खून मानता है। डाके वालों ने जब बंदूक चलाई तो सबकी घिंगी बन गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोक कर लाठियां उठा ली लड़ने के लिए। घर में कोहराम मच गया। फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले ने बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाँक लगाई, ये हवाई बंदूकें इन ठेले पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएगी जवाने। ये लोग हिम्मत को जुटाने के लिए सब बातें कर रही हैं। आगे कहता है, पर दरवाजे तड़तड़ टूटते रहे, और अंत में एक गोली जगपति की जांघ पर लगती हुई निकल गई। इंपॉर्टेंट है कि जगपति को कहाँ गोली लगती है? जांघ पर। दूसरी उसकी जांघ के ऊपर कोहले में भी समा गई। चंदा रोती कलकलती मनोती मानती जब वहां पहुंची तो जगपति अस्पताल में था। दयाराम की थोड़ी चोट आई है थी, उसे अस्पताल में छुट्टी मिल गई थी। जगपति की देखभाल के लिए वहीं अस्पताल में मरीजों को रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियां बनी थी
उन्हें में चंदा के रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल के दयाराम का गांव 4 कोस पड़ता था, इम्पोर्टेंट है। दूसरे तीसरे वहां से आदमी आते जाते रहते, जिस सामान की जरूरत होती पहुंचा दिए जाते थे। मतलब एक प्रकार से जगपति जो है अब हॉस्पिटल से उनका दवा पानी चल रहा है। पर धीरे धीरे उन लोगों की खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन ठीक होने वाला घाव तो नहीं था, जांग की हड्डी चटक गई थी और कूल्हे में ऑपरेशन में 6 इंच गहरा घाव हो गया था। कस्बे का अस्पताल था, कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल रखते। बड़ा डॉक्टर तो नाम के ही था। यह कस्बे के बड़े आदमियों के लिए, छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलें से लेकर मरीज की नब्ज तक संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों को सिर्फ 6-7 घंटे खाटी थे, मतलब उतना ही बेड था। मरीजों के कमरे में लगा दवा बनाने का कमरा था, उसी में एक और आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर भी कभी कभार बैठता था, नहीं तो बच्चन सिंह कंपाउंडर में जमे रहते। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। बच्चन सिंह, इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है और बनी हुई है। अस्पताल में या तो फौजीदारी के शहीद आते या गिर गिरा के हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक अध लोग, मतलब कुछ ही आदमी आते। छठे छमासे से कोई औरत दिख गई तो दिख गई, मतलब बहुत कम देखने को मिलता है, जैसे उन्हें कोई रोग घेरता ही नहीं था। कभी कोई बीमार पड़ती तो घर वाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते और फिर उनके जीने मरने की खबर तक ना मिलती। मतलब उस हॉस्पिटल का स्थिति ऐसी है। उस दिन बच्चन सिंह जगपति के घाव की पट्टी लगा बदलने आया। उसके आने में और पट्टी घोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जिसे गलत बंदी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो, मतलब अच्छा से नहीं किया जा रहा था। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोके खड़ी थी और रोगियों से बात करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपना काम करने लगता। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति पूरी तरह करा उठा। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। बच्चन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला खोसे अपने भयातुर आवाज दबाने की चेष्टा कर रही थी। मतलब उसको डर लग रहा था और ज्यादा रोने के कारण वो मुंह में ठुस ली थी जिससे आवाज ना हो। जगपति एक बारगी मछली सा तड़प कर रह गया। बच्चन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि उसकी बाह पर टपक से चंदा का आंसू चू पड़ा, मतलब वो रोने लगी थी। बच्चन सिंह सिहर सा गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो पंक्ति थे ना, बच्चन सिंह सिहर सा गया, कौन सा है? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ये पंक्तियां पूछी गई है कि कौन सा कहानी से है, तो राजा निर्वंशीय कहानी से। और उसके हाथों के अभ्यस्त निठुर से किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू दिया। ओहो, कराहो, दर्द भरी चीखों और चटकते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वह बिल्कुल अलग रहता था। फोड़ों को पके आम सा दबा देता था, खाल को आलू सा छील देता था। उसके मन से जिस दर्द का एहसास हो उठ गया वह उसे आज फिरा हुआ और वह बच्चे की तरह फूंक फूंक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। कितना दर्द होता होगा दोस्तों। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाए, अच्छा रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे। पर जैसे यह कहते कहते उसका मन खुद अपनी बातों से उचट गया। यह बेपरवाही तो चीख और कराहों की एक रास्ता से मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्यनिष्ठ से नहीं। जब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता रहा तब तक किन्हीं 2 आंखों की करुणा उसे घेरे रहती और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़ियों से भी भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उसे मांग रही थी। चंदा अपनी पानी डालती जा रही थी और बच्चन सिंह हाथ धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दवा खाने की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जान का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, कूल्हे का घाव कुछ दिन जरूर लेगा, अच्छी से अच्छी दवा दूंगा। दवाइयाँ तो ऐसी है कि मुर्दे को चंगा कर दे, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती, फिर भी है ना, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में ऐसे ही होता है, कुछ भी नहीं रहता अच्छा दवाई। तो किसी दूसरे अस्पताल से
से नहीं आ सकती तो दवाइयाँ? चंदा ने पूछा। आ तो सकती है, पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है, मतलब खर्च करना पड़ता है उनमें, बच्चन सिंह ने कहा। चंदा चुपचाप रह गई तो बच्चन सिंह मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे बताना, रही दवाइयाँ सो कहीं ना कहीं इंतजाम करके ला दूंगा। महकमे में मंगाए थे तो आते आते महीनों लग जाएंगे, शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा, ताकत की दवाइयाँ बड़ी ज़रूरत है उन्हें। अच्छा देखा जाएगा, कहते कहते वह रुक गया। चंदा ने कृतज्ञता भरी नज़रों से उसे देखा और उसे लगा जैसे आंधी में डूबते या उड़ते पत्ते को कोई अटकाव मिल गया है, मतलब तिनके को सहारा मिल गया हो। आकर वह जगपति की खाट से लगकर बैठ गई। उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही, नाखूनों को अपनी पैरों से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा पड़ गया चला। बच्चन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे के एक कोने में रख गया। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे कि इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनबने स्वर में बोला। कुछ ताकत की दवाइयाँ तुम्हारे लिए जरूरी है। बोलता है कि मैं जानता हूँ, पर देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं, औकात आदमी की देखी जाती है, पैसों की नहीं। तुम तो देखा जाएगा, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कहता है? जगपति कहते हैं कि चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं, हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर चंदा कहती है औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की। ये चंदा कहती है। फिर तुम तो देखा जाएगा, मतलब इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, कंपाउंडर साहब इंतजाम कर देंगे, उनसे कहूँगी मैं। नहीं चंदा, उधार खाते में मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाए, इसमें तो है ना। मतलब वो किसी भी हालत में उधारी में नहीं रहना चाहते हैं। कौन? जगपति। तुम नहीं जानती, कर्ज के कोड़ रोग का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कर्ज कोड़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। जगपति अपनी बातों की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेटा रहा। और तीसरे रोज जगपति के सिरहाने कई ताकत की दवाइयाँ रखी थी और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंच गई थी। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी थी, जैसे वो अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो, चंदा की नादानी और स्नेह से भरी उलझ रहा हो, और सबसे ऊपर सहायता करने वाले की दया से जूझ रहा हो। मतलब वो सोच रहा है कि ऐसा क्यों कर रही है, कहाँ से ये सब अरेंज कर रही है ना। चंदा ने देखा तो ये सब सह न पाई। उसके जी में आया कि कह दे, क्या आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए? पर वह तो खुद तुमने लिए थे और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था, इसलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठा परुष तिलमिलाकर जाग पड़ा है। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी, वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई और बड़ी स्वाभाविकता से उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दवाइयाँ किसी मेहरबानी की नहीं, मैंने ये हाथ का कड़ा बेचने को दे दिया था, उसी में आई है। मतलब झूठ बोल रही है चंदा, जो है ना वो झूठ बोल रही है। और ये जो है वो कहीं ना कहीं बच्चन सिंह अरेंज कर दिए थे, लेकिन उनकी नीति लगभग ठीक ही रहती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जगपति समझते हैं कि हाँ कुछ कर्ज की तरफ जा रहे हैं। मुझसे पूछा तक नहीं। और जगपति ने कहा जैसे खुद मन की कमजोरी दबा गया, कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बच्चन सिंह ही दया की ओढ़ ली जाती, और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वह रो में पड़ी बड़ी बातें कह जाता, ज्ञानियों की तरह भी सीख दे जाता। और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई तो कहते कहते यह बात दबा गई कि बच्चन सिंह ने उसके लिए एक खाट का इंतजाम भी कर दिया। कमरे से निकली तो सीधे कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवाखाने की ओर चल गई, जहां बच्चन सिंह अकेले डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था और यह भी वह
क्यों बच्चन सिंह की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज, कुर्सी और दवाइयों की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। वैसा कमरा अंधेरे ही पड़ा था, क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपनी वृत्त में अधिक प्रकाशवान होकर कोनों के अंधेरे को और भी घनीभूत कर रही थी। बच्चन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तक रख दिए। वह सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप को खुद पड़ी गई हो। मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया और जिनमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई। ये भी क्वेश्चन पूछी गई है, बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ से। जिसमें पढ़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो, जैसे नीचे अंधेरा, एकांत सा, घुटन सा, या पाप कुछ हो रहा हो, है ना। उस कमरे में जब चंदा घुसती है तो उनको ऐसा महसूस होता है। बच्चन सिंह अवाक ताकता रह गया और चंदा वापस लौट पड़ी, जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिल गई हो। बच्चन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थिति कौंध गई और उसने वहीं से बहुत संयम आवाज में जवान को दबाते हुए जैसे वायु में स्पष्ट ध्वनित कर दिया, चंदा। वह आवाज इतनी बेआवाज थी और निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि उस खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बच्चन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने का घना पेड़ स्तंभ खड़ा था। उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने वृत्त में समेट लेती और दूसरे ही क्षण मुक्त कर देती। दवाखाने का लैंप सहसा भभक कर रुक गया और मरीजों के कमरे से एक कराह की आवाज दूर मैदान के छो तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत करते हुए कहा, यह कड़ा तुम्हें देने आई थी तो वापस क्यों चली जा रही थी? मतलब ये बच्चन सिंह कहते हैं। चंदा चुप और 2 क्षण रुककर उसने अपने हाथ को सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस ना होते हुए भी यह काम आवश्यक था। कहने का मतलब है वो तो दी थी चंदा, लेकिन वो वापस कर रहा था कौन? बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी। उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नर्म चिकनाई भरे लंबे लंबे बाल थे, जिनकी भाप से महक फैलती जा रही थी। धीरे धीरे बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वह बोला, सुनो। बच्चन सिंह कहते हैं, सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी। उनमें झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने कहा, कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बच्चन सिंह दवाखाने की ओर। काली की पूरी तरह बढ़ गई थी और सामने वाले खड़े पेड़ की काली परछाई में गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिख में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवाखाने का लैंप तो जलते जलते एक बार भभका था। उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लो बीच में फट गई थी, मतलब धीमा पड़ने लगा था। उसके ऊपर धुएं की लकीर बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे, जिनमें असमंजस था, पीड़ा थी और निरहता थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसे धूमिल चमक रहा था। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी, देखिए यहाँ पर जो है ना 2 कथा लेकर समांतर लेकर कथा चल रही है। जहाँ वो रानी मंत्री के साथ जंगल में घूमने के लिए गई थी, है ना, तो वहाँ से लौट कर यहाँ पर लौटी है। यहाँ पर जैसे चंदा और बच्चन सिंह जैसे उस स्थिति, मतलब वो जो कड़ा उसको पहनाने के बाद जो स्थिति दोनों के बीच में पैदा हुआ था, वहां से दोनों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है इस कहानी के माध्यम से। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी तो देखा जब महल में उपस्थित थे उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ ने सुनाया करती थी, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को ना रोक सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात शूल सी गढ़ती जा रहती थी कि उनकी कोई संतान ना थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ रहा था।
दोनों मतलब बेसंतान थी। कुछ ही मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन बच्चन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते हुए वक्त बताया था कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है। किसका? बच्चन सिंह के। ठीक है, और वह परसों यहाँ से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उसे भला भला ही लगा। आए दिन रोग घेरे रहते हैं। बच्चन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुंच जा रहा था तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी। आखिर वह ठीक तो होगा ही। और फिर मैनपुरी की सेवा कहाँ जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो है ना, मैनपुरी जगह का जो वर्णन है। पर दूसरे ही क्षण उसका दिल अकथ भारीपन से भर गया। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सा बेखबर होने पर बीन सकते थे, और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं धुएं की लकीर की तरह कांप कर मिटने लगी, और मन में छुपे संदेह के राक्षस बदल योगी के रूप में घूमने लगे। और 15-20 रोज बाद जब 15-20 रोज के बाद जब जगपति की हालत सुधर गई है ना, जब उसकी तबीयत ठीक हो गई, चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तब रात झुक आई थी, और फिर उसकी गली में तो शाम से अंधेरा झरना शुरू हो जाता था। पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि वनवास काट कर राजधानी लौटे हों। इतना दिन के बाद जब हॉस्पिटल से आता है तो ऐसा लगता है। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुरंगी फींग रही थी। उसके दराजदार दरवाजों से लालटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी, और कच्ची तंबाकू का धुआं रूंधी गली के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था। मतलब ये गांव का या गली का स्थिति को बयां कर रहा है। और सामने ही मुंशी जी अपनी जिंगला खटिया के गढ़ने में कुप्पी के मंदिदम प्रकाश में खसरा बतौनी बिछाए मिजान लगाने में मशगूल थी। जब जगपति के घर का दरवाज़ा खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा, और वहाँ बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया कि राजा निर्वंशीय अस्पताल से लौट आए हैं, गुलमा भी आई है। ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बरोठे में घुसते ही जगपति हाँप कर बैठ गया। कहने का मतलब है, जिनका मान लीजिए किसी दंपति का बच्चा नहीं होता है 3-4 साल में, और अचानक अगर हो जाए तो कहीं ना कहीं आदमी उसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन मार्क लगाता है, जो कि ये समाज का गलत है। खैर छोड़िए, कहानी में दिखाया। ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे में बरोठे में घुसते ही जगपति हाँप कर बैठ गया। झुंझलाकर चंदा के बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी? भीतर जाकर लालटेन जला लाओ ना। तेल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसे ही काम करना होगा। तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा ना तेल। न कहते कहते जगपति एकदम चुप रह गया, और चंदा को लगा कि आज पहले बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी। मतलब आपस में बहस कर रहे लोग, जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक बात किए अंदर ही चले गए। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। मतलब पास में थे लेकिन आपस में दो बातें थी। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग सा कह रहा था, राजा निर्वंशीय अस्पताल से आ गए हैं। मतलब वो जो औरत उसको बोली थी। और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी कि तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और से शक्ति चंदा न जाने कब सो गई, पर जगपति के आंखों में नींद न आई। खाट पर पड़े पड़े उसने चारों ओर मोहक भयावना सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसने लगा जैसे उसका समय का आकर बहुत क्षीण होता होता बिंदु सा रह गया है। फिर बिंदु के हाथ थे, पैर थे, और दिल की धड़कन भी। कोठरी का घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमैले जैसे और गहन गुफाओं सी अलमारियां, जिनमें से बार बार झांक कर देखता था और फिर शहर उठता। फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया हो। उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है, मतलब उस अंधियारे का।
बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा, तगड़ा, तंदुरुस्त पुरुष हुआ। उसकी शिराओं में कुछ फूट पड़ने के लिए व्याकुलता ने खोल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात में बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए। उनके लंबे लंबे नाखून निकल आए और राक्षस हुआ और दैत्य हुआ और आदिम बर्बर भी हो गए। और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बारगी चक्कर काट कर गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसें ठीक होने जाने लगी, जान पड़ी। फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर घी बांध जाने के बाद उसकी आवाज़ फूट पड़ी। चंदा, मतलब एक प्रकार से दबाने का कोशिश कर रहा था जगपति, लेकिन वो दबा नहीं पाए। चंदा की नरम सांसों की हल्की ससराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पाटी का सहारा लेकर झुका। कांपते पैर उसने जमीन पर रखे और चंदा की खाट के पैर से सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज में उसकी जीवन का संगीत गूंज रहा है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़गड़ाए, जैसे बहुत देर बाद स्वयं चंदा के मुख पर आभट फूटकर अपने आप बिखरने लगी। उसके नक्श उज्जवल हो उठे और जगपति की आंखों को ज्योति मिल गई। वह मुग्ध सा ताकता रहा। चंदा के बिखरे बाल, जिनमें से हाल के जन्मे बच्चे के गफुआरे बालों की सी महक, दूध की कचाइंद, शरीर की रस की मिठास और स्नेह की चिकनाहट, और माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नरम नरम से रोए रेशम से, और उस पर कभी लगाई गई सिंदूर की बिंदी का हल्का सा मीठा सा आभास हुआ, मतलब थोड़ा सा मिटने के ऊपर लगा। नन्हे नन्हे निर्द्वंद सोए पलक और उसकी मासूम सी कांटों की तरह बरोनियां और सांस से खुलकर आते ही भी वह अपनी आत्मा की निष्कपट आवाज की लय, फूल की पखुड़ी से पतले पतले ओंठ और उन पर पड़ी अछूते रेखाएं, जिनमें सिर्फ दूध सी महक है। उसकी आंखों के सामने ममता से छा गई, केवल ममता, और उसके मुख से स्फुट शब्द निकल गया। बच्ची डरते डरते उसके बालों की एक लटके को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और उंगली से ऊपर उठकर जैसे लकीरें खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंग में आने के लिए छटपटाकर निराश होकर वह सो गया, और उसने दोनों हथेली से पसार कर उसके सिरों को अपनी सीमा में भर लेना चाहा। कोई कठोर चीज उसकी उंगलियों से टकराकर वह जैसा होश में आया। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर से सिर टटोला। एक रुमाल में बांधा हुआ उसके हाथ में आ गया। अपने को संयत करता हुआ कहीं जमीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। चंदा के हाथों के दोनों सोने के कड़े उसमें लपेटे, मतलब जो उस समय वो हॉस्पिटल में थे उनको बताया गया था कि ये मैंने जो दवाई ली है वो कड़े को बेचकर ली है, लेकिन अभी तो यहीं पर है, इसका मतलब वो झूठ बोल रही थी। और तब उसके सामने दृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगे। ये कड़ी तो चंदा बेचकर उसका इलाज कर रही थी। वे सब दवाइयाँ और ताकत टॉनिक, उसे तो कहा गया था ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी की नहीं, मैंने हाथ के कड़े बेचने के लिए दिए थे। और उसका गला बुरी तरह सूख गया, जवान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। उसने चाहा कि चंदा को झकाझोर उठाए, और पर शरीर की शक्ति बह गई थी, रक्त पानी हो गया था, मतलब उसके ऊपर ताकत न रह गया था। थोड़ा सेंत हुआ, उसने वे कड़े उसी रुमाल में लपेटकर उसी खाट के कोने पर रख दिए और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़कर लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली, क्यों? पर क्यों? कड़े आज तक छुपाई रही। उसने इतना बड़ा दुराव क्यों किया? आखिर क्यों? किस लिए? ये अपने आप से प्रश्न कर रहा है। और जगपति का दिल भारी हो गया। उसने फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है और वह एक सींग का बना ढांचा रह गया, नितांत हल्का तिनके सा, हवा में उड़कर भटकने वाले तिनके सा। उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा ने कड़े मांग कर बेच ले और फिर कोई छोटा मोटा कारोबार भी शुरू कर दे, क्योंकि उसकी नौकरी छूट चुकी थी। इतने दिन की गैर हाजिरी के बाद वकील साहब के दूसरे मुनहरी रख लिया था। वह रोज यही सोचता, पर जब चंदा सामने आती तो न जाने कैसे असहाय से उसकी अवस्था हो जाती। मतलब कहीं ना कहीं वो मांगने के लिए जाता है, लेकिन फिर वो अपनी बात को पीछे रख देता, मतलब नहीं कहता। उसे लगता जैसे कड़े मांगकर वह चंदा से
पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया था। वह सोचता है कि आखिर चंदा क्या कर रह जाएगी। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या रह जाएगी। चंदा के साथ वह यह अन्याय कैसे करे, उससे दूसरी आंख की रोशनी कैसे मांग ले। फिर वह नितांत अंधी हो जाएगी और उन कंडों को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, कैसे उस लज्जा को स्वयं ही उधार कर ढांपेंगे। और वह उन्हीं ख्यालों में डूबा सुबह से शाम तक इधर से उधर काम की टोह में घूमता रहता। कौन? जगपति। किसी से उधार ले ले, किस संपत्ति पर क्या है उसके पास जिसके आधार पर कोई उसे कुछ देगा। और मोहल्ले के लोग तो एक एक पर जान देते हैं, और कोई खरीदने तक वक्त भाव में ऐसा एक कम मिलने पर मीलों पैदल जाकर एक पैसा बचाते हैं। एक एक पैसे की मसीली की पुड़िया बंधवाकर 11 मरतबा पैसों की हिसाब जोड़कर एकाध पैसा उधार कर मिन्नतें करते सौदा घर लाते। गली में कोई खोचने वाला नहीं, फंस गया तो 2 पैसों की चीज़ों को लड़ झगड़ कर 4 दाने ज़्यादा पाने की नियत से 2 जगह बंधवाते। कहने का मतलब है इतना पैसा बचाने की जद्दोजहद रहती है कि जहाँ एक पैसा बचता वहीं पर आदमी जाता कुछ खरीदने के लिए भी। भाव के जरा से फर्क पर घंटों बहस करते। शाम को सड़ी गली तरक्कियों को किफ़ायत के कारण लाते, और ऐसे लोगों से किस मुंह से मांगकर वह उसकी गरीबी के एहसास को ठोकर लगाए। पर उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो बरोठे से ही एक साइकिल रखी नजर आई। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद वह आगुंतक कल्पना न कर पाया। भीतर वाले दरवाजे पर जब पहुंचा तो सहसा हंसी की आवाज़ सुनकर ठिठक गया। उसी हंसी में एक अजीब सा उन्माद था। और उसके बाद चंदा का स्वर, अब आते ही होंगे, बैठी ना 2 मिनट और अपनी आंख से देख लीजिए। उन्हें समझाते हुए जाइए कि अभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं जो उस दिन घूम पर बर्दाश्त कर सके। मतलब वो काम पर निकले हुए थे और उसी के बीच में बच्चन सिंह उनके घर में प्रवेश करते हैं। हाँ भाई, कमजोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती, ख्याल नहीं करेंगे तो नुकसान हो उठाएंगे। कोई पुरुष स्वर कहा था यह। जगपति असमंजस में पड़ गया। वह एकदम भीतर घुस जाए, इसमें क्या हर्ज है। पर जब उसे पैर उठाए तो बाहर जा रहे थे। बाहर बरोठे में साइकिल को पकड़ते ही उसे सूझ आई। वहीं से जैसे अनजान बनता बड़े प्रयत्न से आवाज़ को खोखलता चिल्लाया, अरे चंदा, यह साइकिल किसकी है? कौन है मेहरबान? चंदा उसकी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकलकर जैसे खुशखबरी सुना रही थी, अपने कंपाउंडर साहब आए हैं, खोजते खोजते घर का पता लगाए हैं, तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। कौन? बच्चन सिंह? अच्छा 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 अच्छा, है ना? बोलते कि अच्छा अच्छा अच्छा, वही तो मैं कहूँ, भला कौन कहता जगपति के पास पहुंचा और बातों में इस तरह उलझ गए जैसे सारी परिस्थितियों उसके स्वीकार कर ली हो। बच्चन सिंह जब फिर अपनी बात पर कहकर चला गया तो चंदा ने बहुत अपनेपन से जगपति के सामने बात शुरू की। जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं। क्यों, क्या हुआ? कैसे होते हैं आदमी? जगपति ने पूछा। इतनी छोटी सी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में न रहते हुए घुसकर बैठ सकते हो? तुम तो उल्टे पैर लौट जाओगे। चंदा कहकर जगपति के मुंह पर कुछ इच्छित प्रतिक्रिया देख सकने के लिए गहरी निगाहों से ताकने लगी। जगपति ने चंदा की ओर देखते हुए देखा, जैसे यह बात भी कहने की या पूछने की कि फिर क्या बोला। बच्चन सिंह अपनी तरह का आदमी है, वह अपना ही तरह अकेला है होगा। पर कहते कहते चंदा रुक गई। आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उससे फ़ायदा उठा सकना जितना आसान है उतना मेरा मतलब है कि जिससे कुछ लिया जाएगा उससे उतना भी दिया जाएगा। जगपति ने आंखें दीवार पर गड़ाते हुए कहा और चंदा उठाकर चली गई। मतलब एक प्रकार से उसके ऊपर व्यंग या फिर इनडायरेक्टली किस बात को कहना चाह रहा था। उस दिन के बाद बच्चन सिंह लगभग रोज ही आते और आने जाने लगा। जगपति उसके साथ इधर उधर घूमता भी रहता। बच्चन सिंह के साथ वह जब तक रहता अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध लेती, और तभी जीवन की तमाम विषमताएं भी उसकी निगाहों के सामने उभरने लगती। आखिर वह स्वयं एक आदमी है बेकार। वह माना है कि उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी विकराल समस्या नहीं है। वह भूखों नहीं मर रहा है, जाड़े में कांप नहीं रहा है, पर उसके 2 हाथ में पैर है, शरीर का पिंजरा है। जो कुछ मांगता है कुछ
और वह सोचता है, यह कुछ क्या है? सुख? शायद हाँ। नहीं नहीं, वह दुख में भी जी सकने की आदि है, अभावों में जीवित रह सकने वाला आश्चर्यजनक कीड़ा है। तो फिर वे वासना? शायद हाँ, शायद नहीं। चंदा का शरीर उसके लेकर उसने उस क्षणिकता को भी देखा। तो फिर धन? शायद हाँ, शायद नहीं, मतलब उसमें एक उलझन है। उसने धन के लिए अपने को खपाया है, फिर वह तो उस अदृश्य प्यास को बुझा नहीं पाया। तो फिर तो फिर क्या है? वह कुछ क्या है? उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है। शायद काम? हाँ, यही, बिल्कुल यही। तो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सा सुना ना छोड़े, जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपनी मन डूबो के सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख, आरक्षा हो या सुरक्षा, शोषण हो या फिर पोषण। उसके सिर्फ काम चाहिए। मतलब अब जगपति जो है ना, काम की तलाश में, प्रयास में है। कहते हैं करने के लिए कुछ चाहिए, यही तो उसकी प्रकृति है, आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग है। क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जवान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं, वहाँ उस घर में भी पैदा नहीं हुआ जहाँ सिर्फ मांग कर जीने वालों होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है, काम ही जिसकी आस है, सिर्फ वह काम चाहता है, काम। और एक दिन उसकी काम धाम की समस्या भी हल हो गई, मतलब काम मिल गया। तालाब वाले ऊंचे मैदान के क्षणिक और जगपति की लकड़ी की टाल खुल गई, बोट तक टंग गया। टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजन भी हो गया और हवन भी हुआ। लकड़ी को कोई कमी नहीं थी। गांव से आने वाले गाड़ियों को इस कारोबार में पैदा हुए आदमियों की मदद से मोल तोल करवा कर वहाँ गिरवा दिया गया, मतलब लकड़ी का काम शुरू करते हैं। गांठें एक और रखी गई, चेलों का चट्टा करीने से लग गया और गुद्दे चीरने के लिए डाल दिए गए। दो तीन गाड़ियों में सौदा करने वाले टाल चालू कर दी गई। भविष्य में स्वयं पेड़ खरीदकर काटने का तय किया गया। बड़ी बड़ी स्कीमें बनी कि किस तरह जलाने की लकड़ी से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इमारत की लकड़ी की कोठी बनेगी, चीरने की नई मशीन लगेगी। कारोबार बढ़ जाने पर बच्चन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जाएगा और उसने महसूस किया कि वह काम में लग गया। वो सोच रहा है अब चौबीसों घंटे उसके सामने काम है, उसके समय का कोई उपयोग है। दिन भर में वह 1 घंटे के लिए भी किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति की हो सकता है, पर बाकी समय, दिन रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है। और वह अब कामदार वह कामदार तो था, लेकिन जब टाल की उस ऊंची जमीन पर पड़े छप्पर के नीचे थकत पर गल्ला रख कर बैठता, सामने लगे लकड़ियों के ढेर, कटे हुए पेड़ के तने, जड़ों की लुढ़का हुआ देखता, तो एक निर्हता बरबस के उसके दिल में बांधने लगती। मतलब इतना काम बढ़ गया था कि अब थोड़ा सा उनको दिक्कत होने लगा था अकेले काम करने में। उसे लगता कि एक व्यर्थ पिशाच का शरीर टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने रख दिया गया है और फिर इन पर कुल्हाड़ी चलेगी और इनकी रेसे से रेसे अलग हो जाएंगी और तब उनकी टटरियों की सुखा कर किसी पैसे वालों के हाथ में तब तक तोल कर बेच दिया जाएगा। और तब उसकी निगाहें सामने खड़े ताड़ पर अटक जाती, जिसके बड़े बड़े पत्तों पर सुर्ख गर्दने वाली गिद्ध पर फड़फड़ाकर देर तक खामोश बैठे रहते। ताड़ का काला गडरेदार तना और उसके सामने ठहरी हुई वायु में निसहाय कांपती भारहीन नीम की पत्तियां चकराती झड़ती रहती, धूल भरी धरती पर लकड़ी की, है ना। मतलब उनकी जो अब काम हो गया था, अब उसको सुखाने के लिए दिया हुआ रहता। गाड़ियों के पहियों की पड़ी हुई लीक धुंधली सी चमक उठती और बगल वाले के मूंगफली के पेंच की एक रस खरखराती आवाज कानों में भरने लगती। बगल वाली कच्ची पगडंडी से कोई गुजर कर टीले के ढलान से तालाब की निचाई में उतर जाता, जिसमें गंदले पानी में कूड़ा तैरता रहता और सुअर की कीचड़ से में मुख डालकर कूड़े को रौंदते दोपहर की सिमटती और शाम की धुंध की छाने लगती। तो वह लालटेन जलाकर छप्पर के खम्भे की कील में टांग देता और उसके थोड़ी ही देर बाद अस्पताल वाली सड़क से बच्चन सिंह एक काले धब्बे की तरह आता दिखाई पड़ता।
गहरे पड़ते और अंधियारे में उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता, और जगपति के सामने जब वह आकार खड़ा होता तो उसे बहुत विशाल सा लगता, जिसके सामने उसे अपने अस्तित्व डूबा महसूस होता। एक आध की बिक्री की बात होती और तब दोनों घर की ओर चल देते। कहने का मतलब आपस में काम करना शुरू कर दिया था मिलजुल के। घर पहुंचकर बच्चन सिंह कुछ देर जरूर रुकता, बैठता, इधर उधर की बातें करता। कभी मौका पड़ जाता तो जगपति और बच्चन सिंह की थाली में भी साथ लग जाती, मतलब खाना पीना। चंदा सामने बैठकर दोनों को खिलाती। बच्चन सिंह बोलता जाता, क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है कि उसका भी बाहर है, मतलब बहुत अच्छा खाना बनाती, इसका वो सराहनीय करता। तरकारी का स्वाद भी ना मरा, होटलों में यह तो मसाला की मसाला रहेगा, सिर्फ तरकारी की तरकारी, वाह वाह क्या बात है अंदाज की। और चंदा बीच बीच में टोक टोक कर बोलती, इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का भुना घी ना मिले तब तक पेट ही न भरता, और सिरका अगर उसे मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। पहले मुझे सिरका ना जाने कैसा लगता था, पर अब ऐसा जवान पर चढ़ा कि इन्हें कागज की पतली रोटी पसंद ही नहीं आती। अब मुझसे कोई पतली रोटी बनाने को कहे तो बनती ही नहीं, है ना। वो कौन कहती है, चंदा, मतलब वो लोग खाता है तो ये बात कर रही थी, ऐसे बता रही थी। देखिए आदत सी पड़ गई है, और फिर मन ही मन करता, पर चंदा की आंखें बच्चन सिंह की थाली पर ही जमी रहती। रोटी निपटी तो रोटी परोस दी, दाल खत्म नहीं हुई तो एक चम्मच और परोस दी, और जगपति सिर झुकाए खाता रहता। सिर्फ एक गिलास पानी मांगता और चंदा चौंक कर पानी देने से कहती, अरे तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। कहते कहते वह पानी देती, और तब उसके दिल पर गहरी सी चोट लगती। न जाने क्यों वह खामोश सी चोट उसे बड़ी पीड़ा दे जाती, पर उसे अपने को समझा लेती। कोई मेहमान तो नहीं है, मांग सकते थे, नहीं लगी होगी, है ना। ये लोग आपस में कहीं ना कहीं उसको दिक्कत होता है। जगपति खाना खाकर टाल पर लेटने चला जाता, है ना, क्योंकि अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। छप्पर के नीचे तख्त पर जब लेटता तो अनायास ही उसका दिल भर भर कर आता। पता नहीं कौन से वह दर्द से एक दूसरे से मिलकर तरह तरह की टीस चटक और ऐठन पैदा करने लगते। कोई एक ऐसा रग दुखती तो वह सहलाता भी। जब सभी नशे चटकते हो तो वह कहाँ कहाँ राहत को अकेला हाथ सहलाए। लेटे लेटे उसकी निगाह ताड़ के उस और पनी पुख्ता कब्र पर जम जाती, जिसके सिरहाने कटीले बबूल का एकाएक पेड़ सुन्न सा पड़ खड़ा रहता। जिस कब्र पर एक पर्दाहीन और औरत बड़े लिहाज से आकर सवेरे सवेरे बेला और चमेली के फूल चढ़ा जाती, घूम घूम कर उसके फेरे लेती और माथा टेक कर कुछ कदम उदास उदास सी चलकर एकदम तेजी से मुड़कर विसातियों के मोहल्ले में खो जाती। शाम होते ही आती रहती, ठीक है, तो दिया बराती और अगर की बत्तियां जलाती, फिर मुड़ते हुए ओढ़नी का पल्ला कंधों पर डालती तो दिए की लो कांपती, कभी कांपता बुझ जाती, पर उसके कदम बढ़ चुके होते हैं, पहले धीमे थके उदास से और फिर तेजी से संधे सामान्य से, और वह फिर उसके मोहल्ले में खो जाती। और तब रात की तन्हाइयों में बबूल के कांटों के बीच उस साए साए करते हुए ऊंचे नीचे मैदान में जैसे उस कब्र से कोई रूह निकलकर निपट अकेली भटकती रहती। ये क्या है, उनके ऊपर बातचीत रहती। तभी ताड़ पर बैठे सुर्ख गर्दने वाले गिद्ध मनहूस सी आवाज में किलबिला उठते और ताड़ के पत्ते भयानकता से खड़बड़ा पर उठते। जगपति का बदन कांप सा जाता, मतलब जहाँ पर वो बैठते सोते रहते थे वहां पर गिद्ध का ये सब प्रतिक्रिया हो रहा है। और वह भटकती रूह जिंदा रह सकने के लिए जैसे कब्र की ईंटों में बबूल के साया तले दुबक जाती। जगपति अपनी टांगों को पेट से भींचकर कंबल से मुंह छुपा औंध लेट जाता। तड़के की ठेके पर लड़के लगे लकड़े हारे लकड़ी चीरने आ जाते। तब जगपति कंबल लपेट घर की ओर चल जाता है। राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे, माँ सुनाया करती थी। मतलब ये सब देखिए, ये सब बहुत ही एक प्रकार से कह सकते समानांतर कहानी लेकर चलती है। इसको समझना बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। तो माँ सुनाया करती थी, एक दिन यही महल के बाहर निकल कर आए कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाले मेहतरानी उन्हें देखते ही अपना झाड़ू पंजा पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, आज राजा निर्बंश का मुंह देखा, ना जाने रोटी भी नसीब होगी या नहीं, ना जाने कौन सी
ऊपर टूट पड़े। राजा को इतना दुख हुआ कि उल्टे पैरों महल पर लौट गए। मंत्री को हुक्म दिया गया कि मेहदरानी के घर जाने से भर दें। ठीक है, और अब सब राजस्वी स्त्री उतार राजा उसी क्षण जंगल की ओर चल गए। और उसी रात रानी को सपना हुआ कि कल रात की तरह मनोकामना पूरी करने वाली है। रानी बहुत पछता रही थी, पर फौरन ही रानी को राजा को खोजती खोजती उस सराय में पहुंच गई जहां वह टिके हुए थे। रानी भेष बदलकर मतलब रूप बदलकर सेवा करने वाली भटियारिन को बनकर राजा के पास रात में पहुंची। रात भर उसके साथ रही और सुबह राजा के जगने से पहले सराय छोड़कर महल में लौट गई। जब राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चल गए, 2 ही दिन में राजा को निकल जाने की खबर राजभर में फैल गई। राजा निकल गए, चारों तरफ यह खबर फैल गई थी। और उस दिन टोले मोहल्ले के हर आंगन में बरसात के मेघ की तरह यह खबर चारों तरफ से फैल गई और चंदा के बाल बच्चे होने वाला है, ये बात भी फैल गई। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी का बच्चा नहीं हो रहा और इतना अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं समाज के ऊपर में काफ़ी भयानकता हो जाती है, और इस चीज़ को लोग नहीं जानते थे। ये थोड़ा सी अब मूल बिंदुओं पर हम लोग जाते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कहता है कि लास्ट में जो होता है ना, चंदा को उसने लिखा था, चंदा मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चले जाना। मतलब उनका देहांत हो जाता है जगपति का, चले आना, अभी 1-2 दिन में मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब वह तुम आ सकोगी। चंदा आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चे को लेकर जरूर चली आना, मतलब उसको पछतावा हो रहा है। कानून को उसने लिखा था, क्या लिखा था कि किसी ने मुझे मारा नहीं, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरी जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा, मतलब पोस्टमार्टम। उसमें जहर है, मैंने अफीम नहीं रुपये खाए हैं, वो कर्ज वाला है ना, और मैंने कर्ज खाए हैं, उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक न जलाया जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर ना आ जाए, आग बच्चे से दिलवाई जाए। बस माँ जब कहानी समाप्त करती थी तो आसपास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते थे। मेरी कहानी भी खत्म हो गई, पर कहीं ना कहीं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ये था दोस्तों हम सभी का आज का इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो। अगर ये आपको थोड़ी सी भी लाभदायक लगती है तो इस हिंदी साहित्य लाभ चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ शेयर कर देंगे। मिलेंगे हम लोग जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।